Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is enzyme kinetics from basics. ठीक है, तो मैं बेसिक्स से ही स्टार्ट करूँगी आज एंजाइम काइनेटिक्स. ठीक है, और ये टॉपिक मैंने लिया है यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री से. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम आखिर होते क्या हैं. ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर हाईली इफेक्टिव बायोकैटलिस्ट. ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. ठीक है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं जो कि क्या करते हैं? रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, रिएक्शंस में काम आते हैं कैटलिस्ट. ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट मतलब ये बायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस होती है उसको कैटलाइज करने में मदद करती है. एंजाइम क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है और RNA हो सकता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. और एक एग्जांपल है जो कि RNA होता है एंजाइम, वो क्या है? राइबोजाइम. ठीक है, राइबोजाइम. नेक्स्ट है एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. ठीक है, आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट है एंजाइम इन्हेंसिंग द रिएक्शन रेट बाय द फैक्टर 10⁵ to 10⁻17. ठीक है, तो इतने फैक्टर से ये क्या कर सकती है? रेट को इन्हेंस कर सकती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकती है. ठीक है, 10⁵ से लेकर 10⁻17 तक, जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शंस इज अनअफेक्टेड बाय द एंजाइम. ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुके हैं? बहुत बार पूछ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो एंजाइम जो है कभी अफेक्ट नहीं करता है. इक्विलिब्रियम कैसे? जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, जैसे कि नॉर्मल वाटर है. ठीक है, वाटर में क्या होता है? रिएक्शंस होती है. ठीक है, H2 + O2 होता है जो कि हमारा जाके क्या बनाता है? 2H2O. ठीक है, 2H2O बनता है. ठीक है, तो ये आपस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, यानी कि जितना ये रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है, उतना ही क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है. राइट, ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जैसे अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा हो तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होता है. ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन का रेट है, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शंस को मैं जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये रिएक्शन को जो चलने में जो टाइम लग रहा है ये 2 आवर्स लग रहा है, यानी कि 2 आवर्स में ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रही है, यानी H2 + O2 जो है कन्वर्ट हो रहा है H2O में. ठीक है, और वापस से जब H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O2 में, तो इसको भी 2 आवर्स लग रहे हैं. ठीक है, यानी जो रेट है रिएक्शन का वो क्या है? स्लो है. रेट क्या है? स्लो है. ठीक है, वहीं अगर हमने यहाँ पे एंजाइम जोड़ दिया, ठीक है, H2 + O2, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एंजाइम लगा दिया. ठीक है, तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. तो जो जितना टाइम लग रहा था 2 आवर्स, अब यहाँ पे कितना लगेगा? 2 मिनट्स लगेंगे. मानो 2 मिनट्स लग रहे हैं अब. ठीक है, एंजाइम ऐड करने के बाद. ठीक है, तो एंजाइम ने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज़ करा है. यहाँ पे स्लो होगी और यहाँ पे क्या होगी? रेट इंक्रीज़ हो गई, तभी तो टाइम कम लग रहा है. रेट क्या हो गई? यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ. ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ. अटेनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम यानी जो रेट है अटेनिंग इक्विलिब्रियम वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम अभी भी डिस्टर्ब नहीं है. यानी जितना ये बन रहा है उतना ये भी बन रहा है, जितना पहले बन रहा था उतना अभी भी बन रहा है, लेकिन अब जो बनने का रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है. तो एंजाइम ने क्या करा है? बनने का रेट इंक्रीज़ करा है. ठीक है, इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा है. ठीक है, ना डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज करी है, डायरेक्शन भी वही है. ठीक है, जहाँ को ऐसा नहीं कि हम एंजाइम डालेंगे तो रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड ही जाएगी, बैकवर्ड नहीं जाएगी. नहीं, रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड भी जाएगी, जो इक्विलिब्रियम कहता है वही होगा. ठीक है, होगा वही, लेकिन सिर्फ क्या इंक्रीज़ हो जाएगी? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि कैसे जो है इक्विलिब्रियम जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, सिर्फ जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन का वो इंक्रीज़ करता है एंजाइम. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. देखो, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है, जहाँ पे कि एंजाइम जो है यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है, तो मैं आपको पहले बिना एंजाइम के समझा देती हूँ कि कैसे जो है रिएक्शन जो है प्रोसीड होती है. देखो, ये एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, यानी रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड हो रही है. ठीक है,
यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जो है आपका फ्री एनर्जी दिया है जी, ठीक है, जी हमारा फ्री एनर्जी है, ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। अब जो यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, तो अब सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट होना है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसे ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, ठीक है। जो ये एनर्जी बैरियर है, जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जहाँ पे कि मैक्सिमम एनर्जी जो है यूज़ होती है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम एनर्जी है ना, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हो गया है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी, और ये सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट का जो डेल्टा जी है, यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यानी जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट करने में जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कैसे दिखा रहा है, इनकी एनर्जी डिफरेंस, इनका एनर्जी डिफरेंस कितना है, देखो डेल्टा जी डैश नॉट, ठीक है, डेल्टा जी डैश नॉट इनका एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। सो जो फ्री एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में पी की, प्रोडक्ट की, वो क्या है, लो है, ठीक है। देखो एनर्जी इधर को इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी ये हाई एनर्जी स्टेट में है, और ये वाला लो एनर्जी स्टेट में। मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ, ये हाई एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो एनर्जी, फ्री एनर्जी ऊपर साइड को इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट में है, और पी क्या है, लो एनर्जी स्टेट में है। तो जब ऐसा होता है तो ये एनर्जी जो हमारा डेल्टा जी होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये डेल्टा जी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी, ठीक है। मैं समझाती हूँ कैसे, देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू जो जी होगा हमारा प्रोडक्ट का माइनस जो जी होगा हमारा रिएक्टेंट का, ठीक है। अब देखो जी जो है क्या है, फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी जो रिएक्टेंट है यानी जो हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट है, उसका जो फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पी, तो हमारा डेल्टा जी क्या है आएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी, ठीक है। और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी जो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा वो मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, लो एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। और हमेशा जो है इक्विलिब्रियम किसे फेवर करता है, लो एनर्जी स्टेट को फेवर करता है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ये तो था बिना एंजाइम के जो रिएक्शन कैटेलाइज होती है उसका डायग्राम, ठीक है। अब हम एंजाइम के साथ में पढ़ेंगे कि एंजाइम के साथ में कैसे होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एंजाइम के साथ में दिखा रखा है, ये वही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे फ्री एनर्जी है वो सब सेम है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, ठीक है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर है ब्लू कलर से जो दिखा रखा है ये क्या है, एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है ये विदाउट एंजाइम है, ठीक है। तो जब विदाउट एंजाइम था तो उसे इतना लंबा बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ रहा था, ठीक है, टू रीच द प्रोडक्ट। लेकिन अब क्या है, अब एंजाइम आ गया है तो अब इसे जो है उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या कर जाएगा, इस ट्रांजिशन स्टेट को पार कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंजाइम जो फंक्शन करेगा उसने क्या कर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है, लो कर दिया है। मैंने बताया था ये जो एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जो डेल्टा जी एंड कैटेलाइज यहाँ पे दिखा रखा है ना 2 प्लस साइन में, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था क्या है, जो कि सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो डेल्टा जी है वो क्या है, हमें हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बोलते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। सो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को किसने डिक्रीज़ कर दिया, एंजाइम ने। तो आपको पता चल गया होगा कि एंजाइम का कितना बड़ा रोल है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इसी तरीके से इंक्रीज़ करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और अब जो सबस्ट्रेट जो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला था वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू विदाउट एंजाइम, ठीक है।
सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर सबस्ट्रेट को ज़्यादा एनर्जी से क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो हमारा रेट अपने आप ही जो है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो एंजाइम है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा सेम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एंजाइम काइनेटिक्स। अब हम एंजाइम काइनेटिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स, और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर क्यों स्टडी कर रहे हैं हम, क्या ज़रूरत है एंजाइम काइनेटिक्स को स्टडी करने की। ठीक है, सो एंजाइम काइनेटिक्स को स्टडी करने के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हम इस एंजाइम काइनेटिक्स से ये समझ सकते हैं कि एंजाइम जैसे वर्क कैसे करता है। ठीक है, कैसे वो फंक्शन करता है। ठीक है, हमें अगर फंक्शन जानना हो एंजाइम का तो हमें क्या पढ़नी पड़ती है, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़नी पड़ती है। दूसरा कि इट हेल्प, और ये ऑल्सो इसमें भी हेल्प करेगा कि प्रिडिक्ट द हाउ एंजाइम बिहेव इन लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम में कैसे एंजाइम बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम खाना खाते हैं, जनरल सा एग्जांपल है, हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में खाना जो है 2 आवर्स तक के लिए रहता है। 2 आवर्स के बाद हमारा स्टमक खाली हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, यानी 3 to 4 या 5 आवर्स लगा लो जिसमें कि हमारा जो है सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली। लेकिन अगर हम यही खाना, अगर हमारे पास एंजाइम नहीं होते, ठीक है, और यही खाना अगर हम खाते तो हमारे पेट में वो महीनों तक पड़ा रहता, क्योंकि विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता, स्लो हो जाता। और जो रिएक्शन रेट स्लो बिना एंजाइम के क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। देखो, एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। ठीक है, एंजाइम हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या कर देते हैं, रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैंने आपको बताया। तो अगर हमारे पास एंजाइम नहीं होते तो वो, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो कई दिनों तक हमारे पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, हो रहा होता तो बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट से, मतलब होता लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो रेट में, कि दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि एंजाइम्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसलिए जो एंजाइम जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस दिखता है। ठीक है, चाहे आप गेट देख लो, ICMR, DBT JRF देख लो, बार्क देख लो, कोई एग्जाम CSIR नेट देख लो, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए। तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं एंजाइम काइनेटिक्स आखिर होती क्या है। ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, स्टडी करना रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज केमिकल रिएक्शन की, यानी हम रेट को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किस रेट से जो है एंजाइम जो है फिर सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, in enzyme kinetics the reaction rate is measured and effect of varying condition of the reactions are investigated। ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स में क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट होती है वो मेज़र की जाती है। ठीक है, और इसके इफेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है, पढ़े जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है रिएक्शंस की रेट जो है वो वेरी करती है जब हम एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ में डालते हैं। काइनेटिक स्टडी मेजर्स रिएक्शन रेट, ठीक है, एंड एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर्स। ठीक है, तो जैसे काइनेटिक स्टडी जो है, जो काइनेटिक हम जो पढ़ रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स, ये क्या करती है, रिएक्शंस की रेट को मेज़र करती है। ठीक है, साथ ही ये एफिनिटी भी शो करती है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ में क्या एफिनिटी है, या इनिबिटर के साथ में जब डाल रहे हैं तो उस टाइम पे क्या एफिनिटी है। ठीक है, द काइनेटिक्स ऑल्सो प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू रिएक्शंस मैकेनिज्म, और ये रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी जो है वो इंसाइट करती है, यानी एक्यूरेट नॉलेज हमें देती है कि कैसे जो है वो रिएक्शंस जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म वर्क कर रही है। ठीक है, कैसे हमारी रिएक्शन वर्क कर रही है। फिर ये जो डेफिनेशन है ये मैंने लैनिंजर से ली है, मुझे लगा कहीं अगर कभी आपको क्वेश्चंस आ जाए तो, वैसे इजी जो डेफिनेशन थी वो ये थी जो एंजाइम काइनेटिक्स को आपको समझाने के लिए थी, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। द ओल्डेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द एंजाइम मैकेनिज्म एंड वन दैट रिमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ इट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सपेरिमेंट पैरामीटर इज डिसिप्लिन इज़ नोन एज एंजाइम काइनेटिक्स। तो ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वर्ड्स थोड़े वैसे दिए गए हैं डायरेक्ट
आपको बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि ये जो है ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स, ताकि हम एंजाइम मैकेनिज़्म को जान सकें, ठीक है, एंजाइम मैकेनिज़्म को जान सके, रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सके, और कैसे जो चेंज हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इन सब की स्टडी करने के को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। तो मेन जब भी हम एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, माइकलिस मेंटेस इक्वेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली माइकलिस मेंटेस इक्वेशंस पे ना जाते हुए मैं आपको पहले कुछ बेसिक से फंडे बता देती हूँ, ठीक है। ये जनरली ये कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये हम जो है जनरली हमने 11th या 12th क्लास में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक बार ये फंडा आप लोग समझ जाओ तो आप लोगों को काफ़ी इजी रहेगा कि माइकलिस मेंटेस इक्वेशन समझने में, ठीक है, जो मैं आके आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो जनरली मैं एक केमिकल रिएक्शन ले रही हूँ, जैसे ये केमिकल रिएक्शन के लिए जो रूल अप्लाई होते हैं वही एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन ले रही हूँ A+B, ठीक है। ये A+B, A क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये बोथ हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये P हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है जहाँ पे कि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। The rate of reaction can be expressed in terms of either rate of disappearance of one of the reactants or the rate of appearance of product, ठीक है। तो अभी तक हम रेट की बात कर रहे थे कि रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है एंजाइम, ठीक है। अब ये रेट क्या है, पहले इस रेट को जान लेते हैं, ठीक है। तो रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट क्या हो सकता है हमारा, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट का, जैसे यहाँ पे हमें 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं A और B, 2 रिएक्टेंट है हमारे पास में। तो हम कैसे जान सकते हैं, जैसे डिसअपियरेंस हो रहा है तो यानी कंसंट्रेशन जो है कम हो रही है, ठीक है। जो ये साइन है A का, ठीक है, ये जो A इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, तो जो ये ब्रैकेट है ये क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन शो कर रहा है, किसकी शो कर रहा है, A रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि यह क्या दिखा रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, कंसंट्रेशन जो है A की डिक्रीज़ हो रही है। ये डेल्टा क्या दिखा रहा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये डेल्टा, ये जो सिंबल दिखा रखा है इसका मतलब होता है चेंज, यानी जब स्मॉल चेंज हो रहा होता है तब ये सिंबल दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये डेल्टा और टी क्या है, हमारा टाइम है, ठीक है। तो रेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो किसी एक रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस, यानी फॉर एग्जांपल हमारा A रिएक्टेंट है, इसका डिसअपियरेंस तो नेगेटिव में आएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि जो दूसरा रिएक्टेंट जो हमारा है, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी B हमारा हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, या तो हम ऐसे बता सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस हो रहा है तो यानी यहाँ पे जो है प्लस साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो रही है। अब जैसे जैसे हमारा रिएक्शंस आगे प्रोसीड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्टेंट्स की क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इट्स अ जनरल फंडा है, ठीक है, कि अगर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है तो ये दोनों डिक्रीज़ होंगे, यानी रिएक्टेंट्स हमारे डिक्रीज़ होंगे क्योंकि ये कंज्यूम अप हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो रेट हम कैसे दिखाते हैं कि A जो रिएक्टेंट्स है उनका डिक्रीज़ होना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर हम देख सकते हैं कि चेंज इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम रेट का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो रेट जो है हमने देखा उसमें से जो हमने देखा वो देखा कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये देखो ये साइन क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A यानी रिएक्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, यानी दोनों रिएक्टेंट्स के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम रिएक्टेंट्स को लेकर अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों रिएक्टेंट्स के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, उसकी जगह हम लगाते हैं हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट चलता है, फिजिक्स में चलता है, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं,
प्रोपोर्शनल साइन की जगह इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। तो अब जो रेट होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक के कांस्टेंट लगा देंगे हम, ठीक है, के कांस्टेंट लगा देंगे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, जो ये कंसंट्रेशन होगा इनका कुछ पावर होगी, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट की पावर m हो सकती है और इसकी n हो सकती है, हमने मान ली m और n, एक हमने न्यूमेरिकल वर्ड्स मान लिए कि इनकी पावर m और n है, ठीक है। ये जो k दिखा रखा है ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा रेट कांस्टेंट है k, आप लिख लेना चाहो k इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। फिर अगर जैसे ये m और n है, ठीक है, अगर जनरली लोग पहले जब हम सॉल्यूशन करते थे, जैसे हम पहले जब केमिस्ट्री पढ़ते थे, आई थिंक 9th 10th या 11th में, तो हम ये सोचते थे कि जो ये m और n है, ठीक है, तो ये क्या है जनरली, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमारा H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दो H2 हमने डाले। तो हम पहले ये सोच लेते थे कि जो ये जैसे माना हमारा H की जो कंसंट्रेशन की पावर है वो आएगी 2, क्योंकि इसके आगे जो है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और O की आएगी 1, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है। तो M और N की जगह क्या आ गया, 2 और 1 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम इस जो बैलेंसिंग करने की जो इक्वेशन है उससे हम जो है ये सॉल्यूशन निकालें कि ये इसकी इतनी पावर होती है। ये हमेशा जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर हमें एक्यूरेट निकालना हो तो ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ना कि ऐसा करने से, ठीक है। तो ये तरीका जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे डिफाइन की जाती है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करी जाती है। जैसे अब हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताऊंगी मैं आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, यही मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट जब मैं माइकलिस मेंटिस इक्वेशंस पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पे ये काम आएगी, ठीक है। क्योंकि CSIR हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के आ रहे हैं, वो आपके कंसेप्ट चेक कर रहे हैं। तो जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है मतलब डायरेक्टली हमें हाई लेवल पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा रेट आया, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, रेट इक्वल्स टू के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट है। और माना हमारा जो कोई रिएक्शन है वहाँ पे ए से जो है प्रोडक्ट बन रहा है पी, ठीक है, हमारी सिंपल सी रिएक्शन है ये, ठीक है। और हमें आइडेंटिफाई हुआ कि जो ए का कंसनट्रेशन है वो था 1, ठीक है। ये इसकी जो पावर है, पावर ऑफ जो कोफिशिएंट है इसका, ठीक है, तो वो क्या है 1 है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन था, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो के हमारा कांस्टेंट हो गया और ए का जो एक्सपोनेंट पावर आया वो 1 आया। तो जब भी ऐसा केस हो तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमेशा कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जो हमारा रेट है, माना हमने एक यही वाला दिया कि A प्लस बी ने प्रोडक्ट बनाया P, ठीक है। तो अब जो हमने रेट कैलकुलेट किया तो हमने K कांस्टेंट लगाया आगे से, और हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव पता चला, एक्सपेरिमेंटली नॉट मतलब थ्योरेटिकली, हमें एक्सपेरिमेंट पता चला कि इसका जो A का पावर था वो 1 था, कोफिशिएंट 1 था, और B का जो कंसंट्रेशन की जो पावर थी रिएक्टेंट की वो भी 1 था, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अगर हम A की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रही है, और B के रिस्पेक्ट में बात करें तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रही है, क्योंकि ये पावर क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे होगी, देखो जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी जब रेट निकालेंगे हम, तो जैसे ये कांस्टेंट के को हम ऐसे रखेंगे तो हमेशा पावर क्या होती है, आपस में ऐड अप होती है, आपको पता है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन भी ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल जो कंसंट्रेशन आएगी, जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगी, पावर में 2 आएगी, ठीक है, आएगी ना। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, क्योंकि बीच में इनटू का साइन है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ये 2 क्या शो कर रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ना वो जनरली क्या हो सकती है,
0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। इन सब नंबर्स में हमारे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, हम बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा है अब अगर हमारा जो ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और हमें जो है रेट निकालना है, तो रेट जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला वो के और ए की पावर जो है हमें कितनी मिली, 0 मिली, ठीक है। माना हमें ए की कोफिशिएंट पावर जो है हमें वो है 0 मिली, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, के इक्वल आ जाएगा, यानी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जब रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा तो अब ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो देखो अभी तक हमने देखा था कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो गया, कंसंट्रेशन ही गायब हो गई, है ना, कोफिशिएंट उसका 0 हो गया, कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। समझ में आया, कैसे नहीं करेगी, देखो ये डायरेक्टली किसके इक्वल आ गई है, कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, तो ये हो सकता है कि ये किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड करे, ठीक है, जैसे कि कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकती है, ठीक है, कैटलिस्ट का आना जाना, ठीक है, उन पे डिपेंड कर सकती है, या कुछ और फैक्टर्स हो जाए जिस पे ये डिपेंड कर सकती है, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं करेगी अब, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे जहाँ पे जो है जो रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब एंजाइम काइनेटिक्स माइकलिस मेंटिस का ग्राफ पढ़ेंगे उस टाइम पे हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया। 0 ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर हमने रिएक्शंस पढ़े, जिसमें ऐसे कि जो 0 ऑर्डर था वहाँ पे रेट जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या करता है, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम माइकलिस मेंटिस इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, और भी आगे जितनी भी इक्वेशंस हैं सारी हम रीड आउट करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।